ये बात साल 2014 की है। एक लड़की अपनी माता और पिता के पास जाती है। जाने के बाद उनसे कहती है कि पापा, मैं एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, उसी से शादी करना चाहती हूँ। जैसे माँ और बाप ने ये बात सुनी, क्योंकि वो करोड़पति फैमिली होती है, रिच लोग हैं और ये सब चीज़ उनके लिए वो सामान्य जैसी स्थिति थी। लेकिन जो उन्होंने बातें सुनी, उसको सुनने के बाद उनके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लड़की से पूछा जाता है कि बेटा, उस लड़के का नाम क्या है, लड़का करता क्या है? तो लड़की बताती है कि वो पेशे से इंजीनियर है और नाम उसका साजिद अली अंसारी है। जैसे ही उस लड़के का नाम सुना जाता है तो माता पिता एकदम परेशान हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि बेटा, तुम हिंदू हो और लड़का मुसलमान है, ये कैसे हो सकता है? इसी बीच में उस लड़की से पूछा जाता है कि तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई? लड़की बताती है कि साल 2011 की बात है। अचानक से एक मिस कॉल आ जाती है और जैसे ही मिस कॉल लगती है, उसके बाद उस कॉल का जवाब दिया जाता है। उन दोनों को एक दूसरे की बातें इतनी ज़्यादा पसंद आती हैं कि कब दोस्ती हो जाती है और कब दोस्ती प्यार में बदल जाती है। इसके बाद फिर साथ जीने और साथ मरने की कस्में खा लेते हैं। लड़की की ये बात सुनने के बाद घर वाले आखिरकार करें तो क्या करें? तभी घर वालों के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहने लगते हैं कि बेटा, अगर तुमने अपनी मर्जी से शादी की, यदि तुम उस लड़के के साथ गई, तो देख लेना तुम्हें परिवार से फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। पर ये फैमिली जो है वो करोड़पति परिवार है और उन्होंने अपनी बेटी को अपनी ही संपत्ति से, चल अचल संपत्ति से बेदखल करने का फैसला कर लिया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर तुम अपनी मर्जी से फैसला लोगी तो कभी भी फिर हमसे बात मत करना और कभी भी इस घर की तरफ आने की कोशिश भी मत करना। लड़की पर इश्क का जुनून सवार था। लड़की ने फैसला कर लिया था, उसके साथ जिएगी, उसी के साथ रहेगी, उसी से प्यार करेगी, उसके साथ ही जिंदगी बताएगी। जब इस तरह की बात आती है तो फिर लड़की आखिरकार फैसला ले लेती है, अपनी घर वालों के खिलाफ, अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी का फैसला कर लेती है और जाकर लव मैरिज कर लेती है। वक्त का पहिया जब आगे बढ़ता है तो कुछ दिन के बाद पता चलता है कि एक कत्ल होता है, वो भी बहुत भयानक रूप में। और कत्ल भी ऐसा नहीं बल्कि 7 टुकड़े कर दिए जाते हैं। इस कत्ल के पीछे की वजह क्या थी, किसने कत्ल किया था और कत्ल किसका हुआ था, आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, जो दक्षिण पूर्वी दिल्ली है उसी का एक थाना लगता है सरिता विहार। सरिता विहार में ही हाजी कॉलोनी, और हाजी कॉलोनी के कुछ हिस्से में कूड़ा करकट वगैरह पड़ा रहता है। सुबह सुबह का वक्त था और ये तारीख आती है 21 जून 2018। सुबह के लगभग 8:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। 2 बच्चे होते हैं जो कबाड़ा बीनते हैं। उनकी नज़र एक ही बॉक्स पर पड़ जाती है, जो कार्टून का बॉक्स होता है। उस बॉक्स पर जैसी नज़र पड़ती है तो दोनों में रेस लग जाती है कि कौन पहले उस कार्टून को पकड़ेगा। आखिरकार दोनों बच्चे साथ साथ दौड़ रहे थे। एक बच्चे की जो बड़ा होता है, ताकतवर था, उसने उस कार्टून को अपने कब्जे में ले लिया। कार्टून थोड़ा भारी होता है। इसके बाद उस लड़के ने दूसरे से कहा कि मैंने देखा है, मेरा कार्टून है। अब इस तरह की बात आती है, दोनों में कहासुनी हो जाती है। कहासुनी इस बात पे थी, जो ताकतवर था उसने कार्टून पर कब्जा कर लिया और जो हल्का था उसकी नज़र पहले पड़ी थी लेकिन उसको कब्जा नहीं मिल पा रहा था। दोनों ही आपस में जिद करने लगते हैं, दोनों में आपस में लड़ाई झगड़े की स्थिति पैदा हो जाती है। इसी बीच में दोनों फैसला करते हैं कि ठीक है, खोलकर तो देखें इसके अंदर है क्या। और जैसे ही उस कार्टून को खोलकर देखा जाता है तो उसके अंदर से एक इंसान का सर निकलता है। इंसान यानी कि महिला का सर था, उसके बड़े बड़े बाल थे। उन बालों को देखने के बाद, उस चेहरे को देखने के बाद, जिसको पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी धारदार हथियार से एक के बाद एक कई बार मारा गया है। जैसे ही इन बच्चों ने उस सिर को देखा, सिर को देखने के बाद वो बहुत जोर जोर से चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। अभी तक तो उनमें जिद लगी हुई थी कौन इस कार्टून के बॉक्स को अपने कब्जे में ले, और अब उनमें जिद लग जाती है कि हमें इसके पास नहीं जाना, हमें दूर रहना है। वो इतने डर जाते हैं, इतने भयभीत हो जाते हैं कि वो जोर जोर से रोने लगते हैं। उनके रोने की, उनके चीखने की, चिल्लाने की जो आवाज़ें थी, आसपास जो राहगीर थे, आसपास जो लोग गुजर रहे थे, उन लोगों की नज़र पड़ जाती है। तुरंत ही इन बच्चों के पास आते हैं, आकर पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ। जब बच्चे पूरी कहानी बयां करते हैं तो उसके बाद फिर वो व्यक्ति जो होता है थोड़ा समझदार होता है, आसपास के लोगों को ये सूचना देता है। साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम को वो फ़ोन करता है और पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करने के बाद कहता है कि साहब, सरिता विहार पुलिस स्टेशन के एरिया में आने वाली एक कॉलोनी है, जो कि दिल्ली में ही एक जाकिर जामिया है, जामिया के पास में ही कॉलोनी लगती है, आपको यहाँ आना चाहिए। जैसे पीसीआर को सूचना मिलती है, पीसीआर के साथ साथ नज़दीकी पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंच जाती है। अब चाहे फॉरेंसिक टीम हो, डॉग स्क्वाड हो या फिर सर्विलांस टीम हो, सो ये भी पहुंच जाते हैं, थानेदार पहुंच जाते हैं और जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं मौके पर आ जाते हैं। और जैसे मौके पर आते हैं, आने के बाद फिर ये देखने की कोशिश कर रहे थे, इस लाश की शिनाख्त करने की कोशिश कर रहे थे। उस बॉक्स को खोला जाता है, बॉक्स के अंदर कुछ हिस्से मिल जाते हैं लेकिन कुछ हिस्से गायब थे।
अब डॉग स्क्वाड की मदद से जब देखा जाता है तो काले रंग का एक थैला होता है, थैले के अंदर बाकी हिस्से थे, यानी कि सर अलग, पैर अलग, धड़ अलग, ये बाकी शरीर के जो हिस्से थे उन्हें 7 टुकड़ों में काटा गया था और उन्हें आराम से एक जगह पैक कर दिया गया था। ये लाश किसकी थी, यही पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल था। इसके लिए पुलिस ने एक टीम गठित कर दी जाती है और टीम गठित करने के बाद जो आसपास का इलाका था, चाहे वो जमुना पार हो, चाहे वो सरिता विहार हो या फिर जामिया हो, इस इलाके के सैकड़ों से ज़्यादा लोगों के पास जाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद भी पुलिस को कोई सफलता मिलती ही नहीं है। पुलिस परेशान हो जाती है। इसके बाद फिर पुलिस ने वायरलेस कर दिया। दिल्ली के हर एक थाने में ये सूचना दी जाती है कि एक महिला है जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल के आसपास रही होगी, जिसने हरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं। उन कपड़ों को भी दिखाया जाता है और जब जगह सूचना दी जाती है। अब दिल्ली के जो एनसीआर का इलाका है, चाहे वो आसपास के जो प्रदेश लगते हैं, उन प्रदेशों को भी ये सूचना दी जाती है, बताया जाता है कि एक लाश मिली है और इस तरह से एक शनाख्त करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन किसी ने भी उस लाश पर दावा पेश नहीं किया कि आखिरकार लाश किसकी है। पुलिस के लिए अब 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका था, लेकिन जब यही नहीं पता चल पा रहा है कि लाश किसकी है, तो कातिल कौन है और कत्ल के पीछे का मकसद क्या है, वो कैसे पता चलेगा। पुलिस ने एक बार फिर से उस जगह को देखना शुरू किया। अचानक ही पुलिस की नज़र पड़ जाती है उस बॉक्स पर, जो कार्टून का बॉक्स था। उस बॉक्स पर एक एड्रेस लिखा हुआ था और एड्रेस था गुरुग्राम के एक जगह का। उसमें लिखा था मूवर्स एंड पैकर्स कंपनी। अब पुलिस ने जब इसे देखा, इसे देखने के बाद थोड़ा सा लगता है कि एक उम्मीद की किरण जाग जाती है। उधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि पहले उसका गला दबाया गया और उसके बाद फिर धारदार मजबूत हथियार से उसके शरीर के अलग अलग टुकड़े किए गए थे। पुलिस की टीम में इंस्पेक्टर मुकेश कुमार, इंस्पेक्टर रामनिवास, सब इंस्पेक्टर वेंकटेश्वर और साथ ही नागेंद्र नागर, ये 4 लोगों की टीम, 4 ऑफिसरों की टीम होती है, सीधा गुरुग्राम पहुंचती है। गुरुग्राम में ये मूवर्स एंड पैकर्स कंपनी में जाने के बाद उस बॉक्स का जो फोटो था वो दिखाया जाता है और जब फोटो दिखाया जाता है तो वो कंपनी वाले कहने लगते हैं कि साहब इतने सारे हमारे पास कुरियर आते हैं और हम इतने सारे कुरियर आगे भेजते हैं, अब ऐसे कैसे पता चलेगा। लेकिन पुलिस ने जब अपना तरीका अपनाया और उस कंपनी से सख्ती से बातचीत करने की कोशिश की, तब उन्होंने बताया कि साहब हाँ, एक ऐसा है, कुछ जानकारी याद आ रही है। जब सारे पेपर को खंगाला जाता है तब कुछ जानकारी निकल के आती है। दिसंबर 2017 की बात है। यूनाइटेड अरब अमीरात, यहाँ दुबई है, दुबई शहर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर एक शहर लगता है, इसका नाम है शारजहां। शारजहां से एक ये कार्टून के कई सारे बॉक्स थे, कई सारे बॉक्स उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ में ये पहुंचाए जाते हैं और अलीगढ़ में पहुंचाए जाते हैं जावेद अख्तर के नाम पर। और जैसे ये पता चलता है तो उसके बाद फिर उस कार्टून वालों को या कुरियर वाले को तो वहीं छोड़ दिया जाता है। पुलिस की टीम सीधा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पहुंच जाती है और अलीगढ़ में पहुंचती है जावेद अख्तर के घर पर। और जैसे जावेद अख्तर का घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है, जावेद अख्तर निकल के आता है, उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है। कहता है कि साहब मेरा नाम जावेद अख्तर है। तो जावेद अख्तर को वो फोटो दिखाया जाता है बॉक्स का और फोटो देखते कहता है कि साहब ये तो फोटो मेरे घर आए हुए कार्टून का ही बॉक्स है। तो जब पुलिस ने कहा कि शायद उसे कुछ राहत मिलने वाली है, अब पुलिस के लिए मंजिल आसान होने वाली है, लेकिन इतना आसान नहीं था। अब पुलिस ने जब जावेद अख्तर से ऐसा पूछा जाता है कि ये बॉक्स तुम कब कहाँ, तो उसने कहा कि साहब मैं यूएई यानी कि शारजहां में मैं नौकरी किया करता था, लेकिन साल 2017 दिसंबर का महीना था, वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना सामान पैक करने के बाद उस कुरियर कंपनी की मदद लेकर वापस चलाता हूँ। जब पुलिस वाले पूछते हैं कि ये बॉक्स कहाँ पर हैं, तो वो कहता है कि बॉक्स हमारी नौकरानी लेकर चली गई थी। अब जब पुलिस को नौकरानी का एड्रेस मिलता है तो फिर उस नौकरानी के घर पे जाया जाता है और जब पुलिस घर पे जाती है तो नौकरानी कहती है कि साहब मैंने तो सिर्फ 3 बॉक्स लिए हैं और 3 के 3 बॉक्स मेरे घर पर रखे हुए हैं। अब पुलिस वाले खुद परेशान कि 3 बॉक्स उसने लिए हैं, 3 के 3 बॉक्स उसके पास हैं, तो फिर वो वाला बॉक्स वहाँ कैसे पहुँचा दिल्ली में। बात अलीगढ़ में हो रही है और जो बॉक्स है वो दिल्ली के इलाके में मिल जाता है, सरिता विहार कॉलोनी के आसपास, सरिता विहार थाने के आसपास। अब इसके बाद पुलिस फिर से जावेद अख्तर के पास जाती है और जावेद अख्तर से जब सख्ती से बातचीत करने लगती है तो जावेद अख्तर कहता है कि साहब हाँ मुझे याद आ रहा है, मेरा एक और घर है दिल्ली के शाहीन बाग में, मेरा फ्लैट है और फ्लैट में हाँ एक बॉक्स हम लेके गए थे, वो बॉक्स वहीं पर रखा हुआ है। जैसे इस तरह की बात आती है तो पुलिस वाले उसे अपनी गाड़ी में बैठाते हैं। गाड़ी में बिठाने के बाद सीधा दिल्ली के उसके जो शाहीन बाग में जहाँ उसका फ्लैट होता है उस फ्लैट पर लेके आते हैं और फ्लैट पर लाने के बाद जब देखते क्या है कि उसके फ्लैट का ताला लगा हुआ है, वो एकदम कहता है कि साहब फ्लैट तो मैंने किराए पे दे रखा है। जब बात किराए पे देने वाली बात आती है तो पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने वहाँ क्यों नहीं बताया था, कि साहब आप सुनने को तैयार ही कहाँ थे। अब ऐसी स्थिति में पुलिस वाले उस दरवाजे के पीछे जो भी व्यक्ति था, यानी कि वहाँ पर एक किराएदार रहता था और किराएदार के नाम होता है साजिद अली अंसारी, जो कि बिहार के चंपारण का रहने वाला होता है, पेशे से इंजीनियर होता है, उम्र जिसकी लगभग
26 साल के आसपास होती है। जब उसके बारे में पूछा जाता है, चाबी के बारे में पूछा जाता है, अक्सर कई बार जब घर का यहाँ से ताला लग जाता है या फिर कोई मकान को किसी भी किराए पे देना होता है, तो नीचे एक धोबी है जो प्रेस करता है। उस प्रेस वाले से पूछा जाता है, उसने कहा चाबी तो मेरे पास रखी हुई है, लेकिन 22 जून 2018 को वो रूम की चाबी दे के चले जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ यहाँ से दूर जा रहा हूँ, कहीं अलग जा रहा हूँ। जब उस प्रेस वाले ने ये साजिद से पूछने की कोशिश की तो साजिद ने कहा कि अब नई जगह है, नया ठिकाना है, पता नहीं कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, फिलहाल तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब ऐसी स्थिति में पुलिस के लिए और मुश्किल बढ़ जाती है कि साजिद एक ऐसा सस्पेक्ट था जो पुलिस की मदद कर सकता था, लेकिन साजिद का कोई नंबर नहीं, उसकी कोई पहचान नहीं, उसका कोई मोबाइल नंबर नहीं। आखिरकार करे तो पुलिस क्या करे? फिर पुलिस ने इस शाहीन बाग के जितने भी आसपास के एरिया में लोग थे जो पुलिस के मुखबिर थे, उन मुखबिरों को पुलिस अलर्ट कर देती है। और जैसे पुलिस इन मुखबरी को अलर्ट करती है तो उसके बाद फिर पुलिस को थोड़ा वक्त जरूर लगता है, लेकिन तारीख आ जाती है 25 जून 2018। सुबह सुबह का वक्त हो रहा था, पुलिस के पास सूचना पहुंचती है कि साहब जिसको आप तलाश कर रहे हैं वो तो नहीं है, लेकिन एक उसका भाई है। भाई का नाम है हसमत, और जो हसमत अंसारी है दरअसल एक कंपनी में वो काम करता है, और इस कंपनी में वो एनजीओ में काम करता है, एजेंट के रूप में काम करता है। आपको उसके पास जाना चाहिए, वो अपने भाई साजिद का एड्रेस दे देगा, पता दे देगा। और जब इस तरह की बात आती है तो इस तरह की बात आने के बाद पुलिस वाले फिर सीधा हसमत के घर पहुंचते हैं, और घर का जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया जाता है, मुखबिर भी पुलिस के साथ था। अब ऐसी स्थिति में देखा क्या जाता है कि सामने जो दरवाज़ा खोलता है वो कोई और नहीं बल्कि साजिद अली अंसारी ही दरवाज़ा खोलता है। पुलिस ने तुरंत ही उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उससे कहा कि जो भी हम पूछेंगे सही सही अगर तुम जवाब दोगे तो ठीक है, अगर तुमने इधर उधर की बातें करने की कोशिश की तो फिर पुलिस पहले से ही परेशान हो चुकी है, तुमसे सख्ती से पेश आएगी। पुलिस ने उसे बिठाया, बिठाने के बाद उससे बातचीत करना शुरू कर दिया, और बातचीत करने के बाद उसने उससे सबसे पहला सवाल पूछा कि तुमने कमरा अचानक से क्यों छोड़ा। वो कहता है कि साहब वो तो मुझे छोड़ना ही था, ये तो एक इत्तेफाक हो गया कि आप मुझे ढूंढते हुए चले आए। उसने कहा कि जो भी बात है सही से बताओ। तो जब जो बात थी सही से बताने वाली बात आती है, उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। वो कहता है कि साहब मेरी पत्नी है, 2 बच्चियां हैं, एक बेटी लगभग 1.5 साल के आसपास की, एक बेटी लगभग 2 साल के आसपास की, 2.5 साल के आसपास की। जब पुलिस वालों ने उससे बातचीत की तो कहा तुम्हारी पत्नी कहाँ है, तो पत्नी को वो सामने नहीं ला सका, और जब पत्नी को सामने नहीं ला सका तो यहीं से उसकी कहानी शुरू हो जाती है। दरअसल वो बॉक्स के अंदर उसकी पत्नी ही पैक थी 7 टुकड़ों में। उससे पूछा जाता है कब क्या कैसे, तब उसने कहानी सुनाना शुरू किया है। वो कहता है कि साहब वो चंपारण में रहता था और ये लड़की बिहार के छपरा में रहती थी। एक दिन अचानक ही फ़ोन से मिस कॉल लग जाती है, और जैसे ही फ़ोन से मिस कॉल लगती है तब हमारी दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। वो लड़की मनोविज्ञान में ऑनर्स कर रही थी, उसने ग्रेजुएशन किया हुआ था, और ये उस वक्त इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। ये दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है, दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। उसने उससे शादी कर ली। ये लड़का गरीब परिवार का है, जो लड़की है वो अमीर परिवार के करोड़पति फैमिली की लड़की है। अब ऐसी स्थिति में उस लड़की ने जब अपने परिवार वालों से बातचीत की तो परिवार वाले इस शादी को लेकर तैयार नहीं थे, और साल 2014 में ये दोनों मिलने के बाद फैसला करते हैं शादी कर लेते हैं, और साल 2016 में बिहार से सीधा दिल्ली की तरफ रुख करते हैं और शाहीन बाग में आकर रहना शुरू कर देते हैं। यहाँ वो लगातार नौकरी ढूंढ रहा था, नौकरी मिल नहीं पा रही थी, और जैसे तैसे मजदूरी करके ये जो भी छोटा मोटा काम करता था उसे से ही अपने परिवार का भरण पोषण करने की कोशिश कर रहा था। पहली बेटी पैदा होती है, फिर दूसरा बच्चा भी बेटी पैदा होती है। एक तरफ तो बेटियां पैदा हो जाती हैं, तब भी दिमाग में कहीं ना कहीं टेंशन होने लगती है। दूसरी तरफ काम नहीं चल रहा है तो घर में खर्चे नहीं चल पा रहे हैं। उधर जो लड़की है जिसका नाम जूही है, जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास है, जूही एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। पहले वो अमीरी में जीवन जिया, उसके बाद वो अपने प्रेमी अपने पति के साथ गरीबी में जीवन जी रही थी। तो वो जो जीवन था उससे परेशान कर रहा था, और इसी बात को देखते हुए दोनों में अक्सर झगड़े रहते थे। झगड़े कई बार बहुत ज्यादा बढ़ जाया करते थे। पति पत्नी में जब झगड़ा बढ़ने लगता है तो पति ने अब अपनी पत्नी से बात करना तो कम कर दिया, एक बार फिर से उसके नंबर पर मिस कॉल लग जाती है, और वो लड़की थी बिहार के चंपारण की रहने वाली। अब उस लड़की से बातचीत भी कर रहा है, उसके साथ चैटिंग भी कर रहा है, और उसके साथ वीडियो कॉल भी कर रहा है। अब एक दिन उसकी पत्नी को ये बात पता चल जाती है, यानी कि जूही को जैसी पता चलती है, साजिद से वो फिर से झगड़ा करने लगती है। खूब झगड़ा होता है, फसाद होता है, और ये तारीख आ जाती है 20 और 21 जून 2018 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास, जब ये बातचीत कर रहा था उस लड़की से। इसी बीच में इसकी जो पत्नी जूही ने विरोध किया, और विरोध किया, दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है। वो लड़की चिल्लाने लगती है, यानी कि जूही जब चिल्लाने लगती है तो उसका वो गला पकड़ लेता है, और गला पकड़ लेता है तो उससे कहता है कि चिल्लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और वो तब तक उसका गले को दबा के रखता है जब तक कि वो बिल्कुल शांत नहीं हो जाती। जैसे जूही
का दम घुट जाता है, वो मर जाती है, उसकी सांसें एकदम थम जाती है, वो जमीन पर पड़ जाती है और बेसुध हो जाती है। उसके बाद फिर उसमें शरीर में उसकी जान नहीं थी। अब ऐसी स्थिति में साजिद एकदम से घबरा जाता है, वो घबरा जाता है, कांपने लगता है, बैठ जाता है कि करूं तो क्या करूं। तभी वो अपने भाई जो कि पास वाले ही रूम में रहता है, उसका जो भाई है जिसका नाम इश्तियाक है, उसके पास जाता है और उसको पूरी कहानी बताता है। भाई कहता है टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चिंता मत करो, एक काम करते हैं, इसको पहले हम बाथरूम की तरफ लेके जाते हैं। यदि हम इतनी बड़ी लाश लेकर यहाँ से निकलेंगे तो नजरों में आ जाएंगे, इसलिए हमें इसको छोटे छोटे हिस्से करने पड़ेंगे। और ये बाथरूम में लेके जाते हैं तो पहले शरीर में कुछ कट लगाए जाते हैं ऐसे हिस्सों में जहां से जो ब्लड है वो निकल सके और ब्लड बिल्कुल, ये शरीर बिल्कुल सूख सके। अब उन्होंने थोड़ा आराम करते हैं और आराम करने के बाद इस बीच में अचानक ही जो दोनों बच्चियां होती हैं वो दोनों बच्चियां जाग जाती हैं। और जैसी दोनों लड़कियां जाग जाती हैं वो रोने लगती हैं। एक 1.5 साल की बच्ची है, एक 2.5 साल की बच्ची है, खूब जोर जोर से रो रही थी, चीख रही थी। तब उन दोनों ने किसी तरकीब से बच्चियों को शांत किया। शांत करने के बाद इसके बाद फिर से बाथरूम पहुंचते हैं और बाथरूम जाने के बाद उस लाश के लगभग 7 टुकड़े कर देते हैं। अब 7 टुकड़ों को कैसे रखें, कहाँ ना रखें, इनके पास जो भी उस वक्त अवेलेबल सामान थे उन सामानों को उन कपड़ों में उसको लपेटते हैं। और लपेटने के बाद फिर उनके पास एक बॉक्स होता है जो रखा हुआ था, जो मकान मालिक का ही बॉक्स था। अब फ्लैट के मालिक का बॉक्स था, उस बॉक्स को लाते हैं तो जो भी हिस्से उस बॉक्स में आते हैं वो तो इसमें पैक कर देते हैं। इसके बाद बाकी जो हिस्सा होता है, काले रंग का एक थैला होता है, बाकी हिस्सों को काले रंग के थैले में पैक कर देते हैं। उनके पास सिर्फ बाइकें थी और बाइक से वो कैसे कहाँ कैसे ठिकाने लगाएंगे। बच्चे लगातार रो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें याद आती है अपने सबसे बड़े वाले भाई की, जिसका नाम हसमत अली अंसारी होता है। हसमत अली अंसारी के पास जाते हैं और जाने के बाद अभी तक जो भी घर में हुआ है वो पूरा का पूरा वाकया सुनाया जाता है। हसमत अली अंसारी कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे एक दोस्त है जो कि लक्ष्मी नगर में रहता है, उसके पास एक अर्टिगा मारुति कार है, मैं जाकर कार उससे लेके आ जाता हूँ। अब वो सीधा वहां जाता है, रात में ही कार लेके आता है। कार लाने के बाद जो लाश के टुकड़े थे वो 2 हिस्सों में रखे हुए थे, काले रंग के थैले में और एक बॉक्स में रखे हुए थे। उन्हें गाड़ी के अंदर रखा जाता है। गाड़ी यहाँ से शाहीन बाग दिल्ली से सीधा लेके जाया जाता है सरिता विहार कॉलोनी की तरफ, उसके थाने की तरफ। और वहाँ जाने के बाद जामिया के पास एक हाजी कॉलोनी होती है, वहाँ जाकर उस कबाड़े में, उस कूड़े के ढेर में जाकर उस बॉक्स को भी और उस थैले को भी फेंक दिया जाता है। ये सोचकर, क्योंकि लड़की के परिवार ने रिश्ता ख़त्म कर दिया था, वो कभी उस लड़की से संपर्क करते ही नहीं थे। शादी को कई साल हो चुके थे, उसके बावजूद भी कभी उनका फ़ोन नहीं आया। और यही सोच के साजिद अली ने सोचा कि शायद इससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, कभी भी इसके घर वाले इसके पास ही नहीं आएंगे, इससे बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि कत्ल करने वाला चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर कर जाता है। और वो गलती करा था एक बॉक्स में एड्रेस था कुरियर कंपनी का, और कुरियर कंपनी में वो एड्रेस था जो जिसके पास वो कुरियर पहुंचे थे, और उसके पास वो एड्रेस था जहां उसका फ्लैट था, और फ्लैट वाले के पास वो एड्रेस था जिसने कत्ल किया था। और पुलिस ने इस तरह से चैन बनाई, चैन की कड़ियों को आपस में जोड़ा और जोड़ने के बाद कातिल तक पहुंच जाती है। जो दोनों बच्चे थे उन दोनों बच्चों को तो चंपारण में किसी रिश्तेदार के सुपुर्द कर दिया जाता है। और साथ ही जो तीनों भाई होते हैं, चाहे उसमें हसमत हो, क्योंकि हसमत ने उस बॉडी को ठिकाने लगवाने में मदद की थी, और इश्तियाक जो था उसने इस बॉडी को कई टुकड़ों में करने की में मदद की थी, और जो साजिद अली अंसारी होता है उसने पहले गला घोंटा था और फिर उसके बाद फिर बाकी सारा काम किया था। पुलिस ने तीनों भाइयों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। साल 2018 का ये बहुत ही चर्चित मामला रहा था। ये हत्याकांड न केवल दिल्ली में बल्कि बिहार प्रदेश में बहुत ज़्यादा चर्चाओं का विषय बन जाता है। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार जो कत्ल करने वाले हैं वो इतने शातिर कैसे हो सकते हैं। काश कि उन्होंने ध्यान अपना खाने कमाने पर लगाया होता, काश कि अपना ध्यान उसने नौकरी ढूंढने में लगाया होता, कत्ल करने में ना लगाया होता, तो शायद जो बाकी की जिंदगी जो बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है, न केवल तीनों भाइयों की बल्कि उन बच्चों की जो जिनका कोई इस मामले में कसूर नहीं था। 2.5 साल की बच्ची और 1 साल के आसपास की, 1.25 साल के आसपास की जो बच्ची होती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, और जाते जाते आपको ये बताना है कि कोई भी अपराध करने वाला ये सोचे कि मैं बच जाऊंगा तो वो किसी भी कीमत पर बच नहीं सकता। इसलिए अपराध ना करें, उसकी रोकथाम करें। अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है, साजिद को ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन चला जाता, अपनी पत्नी से तलाक ले लेता। उसे दूर जाने के बहुत सारे रास्ते थे, वो अपना सकता था। न केवल उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की बल्कि एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और अपनी दोनों बेटियों की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और साथ ही अपने दोनों सगे भाइयों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उनकी जो पत्नियां होंगी, उनके जो बच्चे होंगे, उनकी भी ज़िंदगी खराब कर दी, और उन्हें ना समाज में कभी इस तरह का सम्मान मिलेगा। जाते जाते अररिया के रहने वाले हैं गुलाब सार, आज इनका जन्मदिन है। गुलाब सार को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद।
और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें श्याम बाबू चौधरी, ओमपाल सिंह, हाफिज नज़ाकत जो कि मेरठ से हैं, चंद्रवती, तेजिंदर पाल, सोनिया पासवान, विक्रांत गुप्ता, मोहम्मद नूरुल्लाह बिहार से हैं, रितिका सिंह एटा से, अवधेश राजभर जौनपुर से, शबा खान लखनऊ से, चिंटू गुप्ता, सुशीला ठाकुर कोलकाता से, विकास सैनी रुड़की से, रजनीश द्विवेदी, मदन लाल गुज्जर, कुलविंदर परमार, अजय कुमार बिहार से, मनीष तोमर बागपत से, लोकेंद्र कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।